Good morning, class. Today we will start the topic characteristics of sound. In last lecture, we have discussed about the term sound, how it travels, the speed of sounds, as well as simple pendulum and some important term regarding the simple pendulum. Now, today we will discuss about the characteristics of sound. The characteristics of sounds are specially three: pitch, loudness, and quality. Two of the main characteristics of sounds are pitch and loudness, which is turn are determined by frequency and amplitude of the wave respectively. यानी कि स्पेशली साउंड की थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं: पिच, लाउडनेस और क्वालिटी. ठीक है, उसमें से मेन जो रहती है वो पिच और लाउडनेस रहती है, जो कि किसी भी साउंड की फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड से फाइंड आउट की जा सकती है. नाउ अब हम वन बाय वन इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे. पिच. Pitch is the characteristics of sound by which you can distinguish a shrill sound from a grave sound even through the two sounds have the same loudness. यानी कि अगर दो सेम साउंड है जिसकी लाउडनेस तेज़ है या सेम है तो उन दोनों की पिच में डिफरेंस मतलब एक उसमें से श्रील होगा और दूसरा होता है ग्रेव. पिच इज़ द श्रील का मतलब एक तरीके से ये समझ लीजिए आप तीखा. जैसे कि फीमेल की जो आवाज़ होती है वो ज़्यादा श्रील होती है, तेज़ होती है, तीखी सी होती है एज़ कम्पेयर टू मेल साउंड से. ठीक है, तो मेल का जो साउंड होता है वो ग्रेव होता है, फीमेल का श्रिल होता है, अगर हम ऐसे कंपेयर करके देखना चाहे तो. नाउ पिच इज़ अ सब्जेक्टिव मेजरमेंट. हाउ द पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन. और पिच किस पे डिपेंड करेगा? जो भी साउंड का वाइब्रेशन होता है उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है. जैसे कि हमें पता है कि फीमेल साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ज़्यादा होती है. वो साउंड ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करके जा सकता है एज़ कम्पेयर टू किसी मेल के साउंड से. ठीक है, तो मेल का साउंड कैसा होता है? जो गूंजने की तरह होता है, गूंज जाता है अपने आसपास एटमॉस्फेयर में, बट ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं करता, भारी सी आवाज़ होती है, तो वो ग्रेव साउंड कहलाता है. उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा नहीं होती. जबकि श्रील साउंड जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, वो दूर तक ट्रैवल कर लेता है. नाउ द पिच ऑफ द साउंड प्रोड्यूस बाय एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेटिंग विथ अ लो फ्रीक्वेंसी. अगर कोई साउंड है और लो फ्रीक्वेंसी से प्रोड्यूस हो रहा है किसी भी सोर्स से, तो उसे हम ग्रेव कहेंगे या फ्लैट साउंड कहेंगे. ठीक है, यानी कि सब बेसिक कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि कोई लो फ्रीक्वेंसी वाला साउंड है जिसे हमने लो पिच कहा है, और लो पिच वाले को ग्रेव या फ्लैट साउंड कहते हैं. उसी तरह अगर हाई फ्रीक्वेंसी वाला साउंड है, किसी भी सोर्स से हाई फ्रीक्वेंसी से साउंड जनरेट हो रहा है, तो उसे हम उसका वाइब्रेशन भी हाई होगा और उसे हम श्रिल साउंड कहेंगे. जैसे कि एक ढोल बजने की आवाज़ जो किस तरह से गूंजती हुई नज़र आती है आपको, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है और वो ज़्यादा दूर तक नहीं ट्रैवल कर सकती. जबकि आप कोई विसल बजाते हैं तो उसकी आवाज़ बहुत तीखी सी होती है, तेज़ होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है. और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने से आप वेव फॉर्म के बारे में भी समझ सकते हैं. देखिए यहाँ पर दो ही वेव फॉर्म, यानी कि इतनी कम वेव फॉर्म बनती है कम फ्रीक्वेंसी होगी तो, और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वेव फॉर्म बनेगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है. और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होने के कारण वो ट्रैवल भी दूर तक करेगा, और ऐसे साउंड को हम श्रिल साउंड कहते हैं. Now the higher the frequency of the sound, higher will be its pitch as well as vice versa. ठीक है. Now the voice of children and women are shrill as compared to the voice of men, जो कि अभी मैंने आपको बताया. ऐसा क्यों? क्योंकि चिल्ड्रन और वुमेन का जो वोकल कॉर्ड होता है, गले का हिस्सा, ठीक है, जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है, वो वोकल कॉर्ड बहुत ही सकड़ा सा होता है, उसकी स्पेस बहुत कम होती है, जिसके कारण वो हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस करता है. ठीक है, इसलिए फीमेल की और जो चिल्ड्रन होती है उनकी वॉइस जो होती है वो श्रिल होती है, थोड़ी सी तीखी होती है. और मैन जो होते हैं उनका वोकल कॉर्ड जो होता है वो ब्रॉड होता है, जिसके कारण हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड जनरेट नहीं हो पाता. लो पिच्ड साउंड जनरेट करते वो, जिन्हें हम फ्लैट साउंड कहते हैं. द विंग्स ऑफ बीज. अब आपने मधुमक्खी के छोटे से पर देखे होंगे, विंग्स देखे होंगे, और मॉस्किटो, ठीक है, उनकी जो वाइब्रेटिंग स्पीड होती है, जिस स्पीड से अपने
पंख को हिलाते हैं वो बहुत फास्ट होती है, जैसे हम कहेंगे कि वो हाई फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करते हैं, और हाई फ्रीक्वेंसी के कारण ही उनका जो साउंड होता है जो हमारे कानों को चुभता है, मतलब एक अजीब सा तीखी आवाज़ आती है जब वो हमारे कान के पास आते हैं, तो वो साउंड श्रिल साउंड कहलाता है, क्योंकि वहाँ पर उनके जो विंग्स हैं उनके फड़फड़ाने की जो या मूवमेंट की जो स्पीड है वो काफ़ी तेज़ होती है। तो हाई फ्रीक्वेंसी या हाई पिच्ड वाला साउंड हमेशा श्रिल साउंड प्रोड्यूस करता है। Now, when the skin of tabla or string of guitar are tight, so they are tightened and these they give out a sound of higher pitch than when they are loose. आपने तबले की जो स्किन है वो भी आपने देखी होगी, जो बहुत टाइटली कसी हुई होती है, और साथ में गिटार की स्ट्रिंग भी आपने देखी होगी, धागा काफ़ी टाइट होता है। तो ऐसी एकदम टाइट फिट हुई ऑब्जेक्ट को अगर आप डिस्टर्ब करते हो, यानी कि आप उसे बजाने की कोशिश करते हो, तो वो श्रिल साउंड प्रोड्यूस करता है। और जब उसकी स्किन या थ्रेड जो है वो लूज़ हो चुका होता है तो वो ग्रेव साउंड प्रोड्यूस करता है, वो तीखी आवाज़ जनरेट नहीं कर पाएगा। इन अ फ्लूट साउंड इज प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग कॉलम ऑफ एयर। आपने फ्लूट यानी बांसुरी में एयर कॉलम्स देखे होंगे, होल्स होते हैं जहाँ से एयर पास होती है, ठीक है, और एक एंड से एयर को अंदर पास किया जाता है माउथ के थ्रू, और दूसरी एयर से फिंगर के अकॉर्डिंग हम उस एयर होल्स को बंद चालू करके जितना जिस हिसाब से हमें धुन बनानी होती है हम उसे बनाते हैं। तो यहाँ पे जो एयर कॉलम्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, और जो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है वो चेंज करते रहते हैं उस फ्लूट के होल से, ठीक है। जैसे लेंथ ऑफ कॉलम ऑफ वाइब्रेटिंग एयर धीरे धीरे चेंज होती रहती है। जैसे लास्ट वाले होल को हमने बंद किया तो एयर उससे पहले वाले होल से पास हो जाएगी, या कभी हम लास्ट वाले होल्स को बंद करते थे तो पहले वाले होल से, तो उसमें जो एयर कॉलम के वाइब्रेशन का टाइम होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है अगर दूर वाले होल से पास होती है तो इस तरह से अलग अलग वाइब्रेशन का साउंड क्रिएट करते हैं और धुन बनाई जाती है। When more holes of the flutes are closed and a note of lower pitch is produced, when fewer holes of the flutes are closed and a note of pitch higher pitch is produced, यानी कि जब ज़्यादा से ज़्यादा होल जो होते हैं फ्लूट के वो पास में होते हैं, ठीक है, तो उससे हम लोअर पिच का साउंड प्रोड्यूस करते हैं। यानी ये तो जो फ्लूट प्लेयर जो होते हैं बजाने वाले उन्हें काफ़ी अच्छे से पता होता है, और जो फ्यूअर्स यानी कुछ ही होल फ्लूट में होते हैं और आपस में क्लोज होते हैं तो वहाँ पर हाई पिच का साउंड प्रोड्यूस होता है। एक एक्टिविटी गिवन है, एक्टिविटी 5 मेक अ जल तरंग। ये बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, इसका साउंड काफ़ी अच्छा लगता है। आपने देखा होगा इस तरह से चीनी के या मेटल के बाउल्स होते हैं जिसे पानी से भर दिया जाता है और जिसमें अलग अलग लेवल ऑफ वाटर फिल किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर बाउल के शेप डिफरेंट है। और इसे जो ड्रम स्टिक होती है या फिर पेंसिल होती है उसकी हेल्प से आप भी इसे भर के इस तरह से बाउल्स को बजा सकते हैं। और आप देखेंगे कि जितने भी बाउल्स हैं यहाँ पर सेमी सर्कल जिसे कहते हैं मेटल के बने हुए 6 से 8 बाउल लेना है आपको और वाटर फिल करके आपने रखे हुए, तो धीरे धीरे उन सभी के साउंड को वन बाय वन बजाते जाइए। आप यहाँ पर एक अलग अलग टाइप का वाइब्रेशन फील करेंगे, ठीक है। जितना फास्ट वाटर को वाइब्रेट करेंगे उतना हाई पिच का साउंड प्रोड्यूस होगा और धीरे धीरे हाई पिच का एयर कॉलम इंक्रीज होगा और साउंड धीरे धीरे लो होता जाएगा। मतलब यहाँ पर जो बड़ा बाउल है या बोल सकते हैं कि जिसमें पानी का वाइब्रेशन ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, उस जगह साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, जहाँ पानी कम है वहाँ साउंड कम प्रोड्यूस होगा। तो इस तरीके से वो एक बहुत अच्छा म्यूज़िक बनाते हैं, ठीक है। प्लीजेंट साउंड ऑफ डिफरेंट पिचेस आर प्रोड्यूस इन जल तरंग। जल तरंग में अलग अलग पिच के अलग अलग बाउल से साउंड प्रोड्यूस होते हैं जो काफ़ी मर्ज करने पर अच्छा लगता है। सेकेंड है पिच, तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे। हाई पिच यानी कि श्रिल साउंड, लो पिच मतलब ग्रेव साउंड, ठीक है। हाई पिच मतलब ऐसा साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जो दूर तक ट्रैवल कर सकता है, और लो पिच मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकता।
हाई फ्रीक्वेंसी टर्म को आप पहले भी समझ चुके हैं कि 1 सेकेंड में जितने वेव फॉर्म कंप्लीट होते हैं उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे लाउडनेस के बारे में। लाउडनेस का मेज़र करना काफ़ी इजी है। अपने लाउड साउंड और स्लो साउंड दोनों को अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो लाउडनेस एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है साउंड की, जिसमें आप लाउड को और फेंट मतलब लो साउंड है, ठीक है, उसको आपस में डिफरेंशिएट कर सकते हो। अगर आपको लाउडनेस मेज़र करना है तो आप उसका एम्पलीट्यूड मेज़र करेंगे। जो भी साउंड वेव होगा उसके एम्पलीट्यूड पर उसकी लाउडनेस डिपेंड करता है। जैसे कि किसी भी वेव फॉर्म की या साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी मतलब उसका जो पिच है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, उसी तरह उस वेव फॉर्म की जो लाउडनेस है वो उसके एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। वेव फॉर्म का एम्पलीट्यूड जितना बड़ा होगा उतना लाउड साउंड होगा, और जितना कम होगा उतना ये फेंट साउंड होगा, ठीक है। लाउडनेस साउंड की जो रहती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, कि कितना एम्पलीट्यूड का वाइब्रेशन कोई भी साउंड वेव जनरेट करती है। एम्पलीट्यूड बिकम्स अ ट्वाइस द लाउडनेस इंक्रीज 4 टाइम। अगर आप एम्पलीट्यूड को डबल करते हो वेव फॉर्म के तो उससे लाउडनेस कितना गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। व्हेन यू स्ट्राइक अ ड्रम सॉफ्टली इट्स स्किन वाइब्रेट्स विथ अ स्मॉलर एम्पलीट्यूड। अगर आपको इस ड्रम को आप धीरे धीरे बजाते हैं तो इसकी स्किन धीरे धीरे वाइब्रेट करेगी, मतलब वो कुछ इस तरीके से धीरे धीरे मतलब कम एम्पलीट्यूड समझते हैं ना, यहाँ से बेसिक लाइन से इसकी हाइट कितनी जाएगी, ये एम्पलीट्यूड है, इस हाइट की वेव फॉर्म जनरेट होगी, ठीक है। और जितनी ये कम जनरेट होगी उतना इसका साउंड कम आएगा, ठीक है, क्योंकि ये जितना स्मॉल एम्पलीट्यूड होगा उतनी सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस करेगी। लेकिन जब आप स्ट्राइक करते हो उसी ड्रम को बहुत तेज़ी से बजाते हो तो क्या होगा, इसकी स्किन है वो बहुत फास्ट वाइब्रेट करेगी। जितना ज़्यादा फास्ट वाइब्रेशन होगा यानी कि इसकी जो स्किन है अपनी मिडिल पोजीशन से उतनी ज़्यादा आगे या पीछे की तरफ होगी वाइब्रेशन का मतलब, यानी कि उतना ज़्यादा हाई एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो ये एम्पलीट्यूड यहाँ पर जो था वो इसके कंपैरिजन में अब यहाँ पर बढ़ चुका है, ठीक है। और एम्पलीट्यूड जितना फास्ट बढ़ेगा उतना ज़्यादा ये लाउड साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो देर आर अदर फैक्टर ऑल्सो विच अफेक्ट द लाउडनेस ऑफ साउंड लाइक अ सरफेस एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। अब ये तो एम्पलीट्यूड था जिससे हम लाउडनेस मेज़र करते हैं, लेकिन कुछ और भी फैक्टर होते हैं जैसे कि सरफेस एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। जिस बॉडी को आप वाइब्रेट कर रहे हो उसका सरफेस एरिया, डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम की डेंसिटी भी कैसी है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। जैसे सॉलिड सरफेस को आप पीट रहे बार बार तो इसके अंदर का जो वाइब्रेशन होता है वो काफ़ी फास्ट होगा, ठीक है। लिक्विड में कम होगा और एयर में उससे कम होगा। मीडियम का मोशन करना मतलब मान लो आपका जो सोर्स है साउंड प्रोड्यूस करने वाला वही आगे या पीछे मूवेबल है, जैसे कि कोई हॉर्न बजाता हुआ हमारे पास से निकल जाता है तो रोड पर जब हम वॉक कर रहे हो नॉर्मली कोई हॉर्न बजाता हुआ जाएगा तो वहाँ उसकी साउंड बहुत तेज़ सुनाई देगी, लेकिन वो दूर जाता जाएगा तो साउंड की वैल्यू धीरे धीरे लाउडनेस कम होती जाएगी। तो इस मोशन के कारण भी ऐसा होता है, मीडियम के मोशन के कारण भी होता है। मतलब जैसे कि एयर है बहुत तेज़ी से मूव कर रही है तो कभी कभी आपको बहुत तेज़ आवाज़ आती है, दूर की भी आवाज़ आपको सुनाई देने लग जाती है हवा के झोंके के साथ, और कभी कभी आवाज़ बिल्कुल चले भी जाती है। तो ऐसा मीडियम के मोशन के कारण होता है, जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि लाउडनेस जो होती है वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड होती है। जितना सॉफ्ट साउंड होगा वो उसका एम्पलीट्यूड कम होगा, और जितना लाउड साउंड होगा उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा। लाउडनेस ऑफ साउंड इज़ मेजर्ड इन यूनिट कॉल्ड अ डेसीबल। डेसीबल में मेज़र किया जाता है और शॉर्ट में से dB लिखा जाता है। तो कुछ टेबल पीछे गिवन है जिसमें साउंड के लाउडनेस के बारे में बताया गया है, जैसे कि रसलिंग ऑफ लीव्स, पत्तियों का खरखराना, जो आवाज़ आती है ना सूखे पत्तों की, उसका लाउडनेस होता है 10, जो कि बहुत कम या सॉफ्ट साउंड है। विस्परिंग यानी फुसफुसाना कानों में, उसकी जो लाउडनेस होती है वो 20 होती है। उसी तरह
नॉर्मल कन्वर्सेशन, यानी आप नॉर्मली किसी ग्रुप में बातें कर रहे हैं तो 40 to 60 के बीच में होता है, जो कि मॉडरेट कहा जा सकता है। बहुत तेज़ म्यूज़िक सुनना जिसका लाउडनेस 90 होता है, जो कि तेज़ वेरी लाउड कंडीशन है। बहुत ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक की कंडीशन भी 90 होती है, वेरी लाउड। न्यूमेटिक ड्रिल, अगर ड्रिलिंग वगैरह चल रही है तो 100 होती है, जो कि लाउड में मानी जाती है। एयरक्राफ्ट इंजन का जो साउंड है अगर पास से सुना जाए तो 140 डेसिबल का होता है, जो कि पेनफुली लाउड होता है। हमारे कानों में एक अजीब सा इरिटेशन होने लग जाता है, इतनी तेज़ आवाज़ हम नहीं सुन पाते। और रॉकेट एट टेक ऑफ, जब रॉकेट टेक ऑफ करता है तो उसकी आवाज़ भी बहुत डेंजरसली लाउड होती है, जिसे हम ज़्यादा लंबे समय तक नहीं सुन सकते। तो ये लाउडनेस इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स थी। नाउ थर्ड, क्वालिटी। क्वालिटी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो आपको साउंड, सेम साउंड है और सेम लाउडनेस का अगर कोई साउंड है तो उनके बीच में डिफरेंशिएट क्रिएट करने का काम होता है। यानी कि क्वालिटी एक वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें आप अलग अलग साउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो, भले ही उन सभी साउंड की लाउडनेस भी सेम हो और फ्रीक्वेंसी भी सेम हो, फिर भी आप उन्हें अलग अलग फाइंड कर सकते हो। इसीलिए जो क्वालिटी ऑफ साउंड है वो टोन कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कुछ अलग अलग टाइप के साउंड जब आप प्रोड्यूस करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ गिटार का बजना या सितार का बजना, तो दोनों ही स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन फिर भी आप उनकी आवाज़ सुनकर ये पता लगा सकते हैं कि कौन से गिटार की आवाज़ है और कौन सी सितार की आवाज़ है। ढोल का बजना और तबले का बजना, या डिफरेंट पर्सन्स हैं जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं जिनकी आवाज़ हम ऑलमोस्ट सुनते रहते हैं, उनका अंदाज़ा लगा सकते हैं हम लोग कि किसकी आवाज़ कैसी है, जिन्हें आप बिना देखे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इस तरह से आने वाली आवाज़ें जिनके लाउडनेस और पिच सेम है, उसके बावजूद भी उनकी आवाज़ की क्वालिटी जो होती है वो अलग अलग होती है, जिससे हम दोनों को अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दो डिफरेंट सोर्स से आने वाली आवाज़ों को आइडेंटिफाई करना, वेदर उनकी जो साउंड है, लाउडनेस है और फ्रीक्वेंसी सेम हो। ठीक है, फैमिली मेम्बर यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जांपल है जिनकी आवाज़ें आप डेली सुनते हो और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और क्वालिटी ऑफ साउंड हमेशा टोन कहलाती है। कुछ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो होती है वो सिंगल फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस करती हैं। फॉर एग्जांपल एक ट्यूनिंग फॉर्क है, और कुछ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है वो सिंगल फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस नहीं करती, वो साइमल्टेनियसली साउंड प्रोड्यूस करती है, यानी कि दो फ्रीक्वेंसी एक साथ। जबकि कुछ एग्जांपल यहाँ गिटार और सितार का जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, वो सिंगल फ्रीक्वेंसी के साउंड प्रोड्यूस करते हैं और इनको बेसिकली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। और कई बार वो मिक्सचर ऑफ साउंड अलग अलग फ्रीक्वेंसी के भी प्रोड्यूस कर लेते हैं, जिन्हें हम हार्मोनिक्स कहते हैं। यानी सिंगल वाले फ्रीक्वेंसी का साउंड कैसा फंडामेंटल साउंड कहलाता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहलाती है, और अलग अलग फ्रीक्वेंसी का यानी कि पहला साउंड या मिक्सचर समझ लें हम, अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाले साउंड का मिक्सचर हार्मोनिक्स कहलाता है। और हार्मोनिक्स ही म्यूज़िकल क्वालिटी को शो करता है, क्योंकि आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो तो एक जैसी फ्रीक्वेंसी के साथ ना करते हुए अलग अलग फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस करके उसे एक रिदम बना देते हो, और जिसे हम हार्मोनिक्स कहते हैं। अब जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो डिपेंड उनके शेप और साइज़ और डिफरेंट नंबर के जो हार्मोनिक्स वो प्रोड्यूस करते हैं, उनसे हम उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं। दैट इज़ वाई यू कैन डिस्टिंग्विश अ साउंड प्रोड्यूस बाय इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम दी प्रोड्यूस बाय अनदर इंस्ट्रूमेंट। और इसी कारण आप एक इंस्ट्रूमेंट का साउंड को दूसरे इंस्ट्रूमेंट के साउंड से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि सभी की हार्मोनिक्स प्रोड्यूस करने की जो पावर होती है वो अलग अलग होती है। अब साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन बींग्स, व्हेन यू पुट योर हैंड फर्मली ऑन योर थ्रोट, आप अपने गले पर अपना हाथ रखिए और कुछ गाना गाइए लाइक ओ, ठीक है। तो आपको एक वाइब्रेशन फील होगा, या कुछ भी आप बोलते हैं तो बोलते समय भी हाथ रखकर आप अपने थ्रोट को ऑब्जर्व कीजिए, वहाँ पर थोड़ा सा वाइब्रेशन होता है, ठीक है।
जब आप देखेंगे कि आप बहुत धीरे धीरे गाते हैं तो वाइब्रेशन कम होता है और तेज़ी से गाते हो तो वाइब्रेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि आपके गले के अंदर नेक थ्रोट पर एक वॉइस बॉक्स होता है। ठीक है, और वो वॉइस बॉक्स ही आपका साउंड प्रोड्यूस करता है। उस वॉइस बॉक्स को हम लेरिंग्स भी कहते हैं। ये अपर एंड में होता है विंड पाइप के, यानी जहाँ से खाना जाता है अंदर उसके जस्ट ऊपर की तरफ होता है। इस तरीके से होता है कि इसके बीच में एक छोटी सी गैप बनी होती है जो अंदर से आने वाले एयर को इस तरह से बाहर पास करती है। जो छोटी सी गैप बनी हुई है ये एयर को पास करती है, विंड पाइप के जस्ट ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, ये वॉइस बॉक्स है, ऐसा दिखाई देता है। सी शेप की कार्टिलेज लगी होती है, अंदर नंबर ऑफ कार्टिलेज लगी है और छोटी सी गैप बना रखी है जिसमें से एयर प्रेशर से बाहर आती है। और जब तक एयर प्रेशर से बाहर आती है तो फिर वो वाइब्रेट करती है और हमारे जो थ्रोट में यूवेला होता है उसको वाइब्रेट करती है। देन बाकी साउंड हम हमारे टंग और टीथ और लिप की हेल्प से बना लेते हैं। जब हमारे लंग्स एयर को फोर्सली बाहर की तरफ फेंकते हैं, ठीक है, तो इस छोटी सी गैप में से एयर बहुत प्रेशर से बाहर आती है और जिसके कारण ये जो वोकल कॉर्ड है ये वाइब्रेट करता है और जहाँ भी वाइब्रेशन होगा वहाँ पर साउंड प्रोड्यूस होता है। तो जो मसल अटैच होती है वोकल कॉर्ड से, ठीक है, वो टाइटली होती है। टाइटली अटैच मतलब एकदम स्ट्रेच, जैसे तबले की स्किन स्ट्रेच की होती है उस तरह से ये भी टाइट होती है और वो धीरे धीरे वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। तो जैसे ही वोकल कॉर्ड्स टाइट और थीन होता है, मतलब पतला होता है और टाइटली स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है, तो जो साउंड प्रोड्यूस करता है वो हाई फ्रीक्वेंसी का करता है। जबकि जो कॉर्ड लूज हो गई होती है या थिक यानी मोटी सी होती है तो वहाँ पर लो पिच फ्रीक्वेंसी साउंड प्रोड्यूस करता है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि फीमेल में जो कॉर्ड वोकल कॉर्ड है वो टाइटली स्ट्रेच्ड है और उसकी जो गैप है इस वोकल कॉर्ड की ये कम होती है। जबकि मेल के अंदर धीरे धीरे बच्चे रहते हैं तब तो दोनों की आवाज़ सेम रहती है, लेकिन जब मेल या कोई लड़की है, बेबी गर्ल है, वो जब फीमेल बन जाती है तो उसकी आवाज़ पतली होती है, जबकि कोई बेबी बॉय है उसकी आवाज़ थोड़ी सी भारी रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका जो ये वोकल कॉर्ड है फीमेल के अंदर सकड़ा ही होता है और उसका वोकल कॉर्ड धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। इसलिए कई बार आपको ये थ्रोट से ऐसा बाहर की तरफ उभरा हुआ नज़र आता है। ऐसा मेल के अंदर दिखाई देता है, फीमेल में नहीं दिखाई देता। इसको एडम एप्पल भी कहा जाता है। तो वुमेन और चिल्ड्रन की फ्रीक्वेंसी हायर होती है एज़ कम्पेयर टू मैन, क्योंकि मैन की जो वोकल कॉर्ड है वो ज़्यादा चौड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू वुमेन और चिल्ड्रन। और जितनी वोकल कॉर्ड चौड़ी होगी उतना ये जो पैसेज है वो बढ़ जाएगा और हवा एकदम ज़्यादा से ज़्यादा बाहर आएगी तो वो इतनी तेज़ साउंड प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, हाई पिच साउंड प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। जबकि फीमेल में ये इतना ही सकड़ा होता है तो हाई पिच साउंड प्रोड्यूस होता है। तो वोकल कॉर्ड की फंक्शनिंग को हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझ सकते हैं। 2 रबर बैंड लेना है आपको इक्वल लेंथ के और एक दूसरे के ऊपर इस तरह से उसको स्ट्रेच करके रखना है टाइटली, ठीक है, बिलो द एयर थ्रू द स्लिट बिटवीन देम। और जैसे ही हवा चलती है तेज़ी से इस स्ट्रेच रबर बैंड से एक साउंड प्रोड्यूस होता है। ऑल्सो ब्लो एयर व्हेन द रबर बैंड्स आर इन द रिलैक्स पोजिशन, ठीक है। और यहाँ पर आपने देखा होगा कि हवा तब भी चलती है जब रबर बैंड्स रिलैक्स पोजिशन में होते हैं, यानी जब ये रिलैक्स है बिना स्ट्रेच किए हुए तब भी हवा इसमें से पास हो रही है, बट यहाँ पर कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा। जबकि आप इसे स्ट्रेच करेंगे और एयर पास होगी तो इसमें से क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होता है। तो आपने देखा है कि जब आप स्ट्रेच करते हो तो हाई पिच का साउंड यानी तेज़ी से आवाज़ आने लग जाती है, जबकि उसको जब नॉर्मली रिलैक्स्ड पोजीशन में रखते हो तो लो पिच साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो जब आप थिक रबर यानी कि मोटे रबर का यूज़ करते हो तो फ्रीक्वेंसी कम होती है और जबकि पतले रबर का यूज़ करते हो तो हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस होता है। तो जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो एक्चुअली एयर के कारण होता है जो हम उस स्ट्रेच रबर बैंड के ऊपर पास करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमारे लंग्स भी एयर का एक फोर्स लगाते हैं जो इस वोकल कॉर्ड से होती हुई वो एयर बाहर आती है। अब वोकल कॉर्ड की गैप कम है तो वो एयर का प्रेशर जो रहेगा वो बड़ी वोकल कॉर्ड की छोटी वाली साइज़ या बिल्कुल होल टाइप की साइज़ जो है उस साइज़ में से पास होता हुआ बाहर आता है, जिसके कारण हाई पिच का वाइब्रेशन होता है। जबकि वोकल कॉर्ड अगर ज़्यादा चौड़ा है
तो सारी एयर बहुत कम प्रेशर से बाहर आती है। तो जितना हाई प्रेशर से आती है उतना श्रील साउंड प्रोड्यूस करती है, और लो से आती है उतना लो साउंड प्रोड्यूस करती है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर। अब थ्रोट हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि थ्रोट हमारा साउंड प्रोड्यूस करने का काम करता है, जबकि हम ह्यूमन ईयर की स्ट्रक्चर इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये जो थ्रोट के द्वारा निकला हुआ वाइब्रेशन है, जो साउंड प्रोड्यूस हुआ है, उसे सुनने का काम कौन करता है? हमारे ईयर्स। तो ईयर्स के अंदर ऐसा क्या मैकेनिज्म है जो एयर से आने वाले इस वाइब्रेशन को सुनकर उसे साउंड के फॉर्म में या किसी मैसेज के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं? तो यहाँ पर अब हम ईयर के बारे में पढ़ेंगे। तो ईयर को हमने जनरली 3 पार्ट में डिवाइड किया है, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और एक्सटर्नल ईयर। आउटर ईयर मतलब ये पिन्ना, ठीक है, और एक ईयर कैनाल, यानी कि यहाँ से एक होल होता है और यहाँ तक ईयर कैनाल होती है। ये वाला पोर्शन है ये मिडिल ईयर कहलाता है। मिडिल ईयर में आपकी 3 चीज़ें आती हैं, ईयर ड्रम, हैमर, एनविल और स्टिरअप। हैमर, एनविल, स्टिरअप 3 बोन्स होती है जो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, ठीक है। उसके बाद इनर ईयर आता है जो जिसके अंदर सेमी सर्कुलर कैनाल्स बनी होती है और ये कॉक्लिया होता है, और एक ब्रेन नर्व होती है जो सीधा इस सिग्नल को कहाँ ले जाती है, जो भी हमने सुना है उसे ब्रेन तक ले जाने का काम करती है। हम मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं पिन्ने से। पिन्ने का शेप ऐसा गोल क्यों होता है? क्योंकि ये चारों तरफ से साउंड को कलेक्ट करता है और कलेक्ट किए हुए साउंड को इस एयर कैनाल के अंदर पास करवाता है, यानी जो वाइब्रेशंस एयर से आ रहे हैं उस वाइब्रेशन को कलेक्ट करना और कहाँ ले जाना? ईयर कैनाल तक, ठीक है। अब जैसे ही इस ईयर कैनाल तक साउंड पहुँचता है तो यहाँ पर होता है ईयर ड्रम। ईयर ड्रम जिसे कान का पर्दा कहते हैं, ये एक ऐसी स्ट्रेच की हुई मेम्ब्रेन होती है जो बहुत ही टाइटली स्ट्रेच्ड है। तो जैसे ये वाइब्रेशंस है जो एयर के, वो जैसे इससे टकराते हैं तो ईयर ड्रम भी वाइब्रेट करना शुरू हो जाता है। जैसे तबले स्किन पे अगर आप किसी पे मारते हो, तबले की या ढोल की, तो वो टाइट स्ट्रेच होती है तो वाइब्रेट होना शुरू कर देती है और साउंड प्रोड्यूस करती है। सेम वो जो वाइब्रेशंस आते हैं वो हमारे ईयर ड्रम से टकराते हैं और वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब ये वाइब्रेट होता है तो ये अपना फोर्स वाइब्रेशन के साथ किस पे लगाता रहता है? हैमर पे। हैमर ऐसे जब ये वाइब्रेट होगा तो हैमर वाइब्रेट होगी, हैमर वाइब्रेट होगी तो हैमर अपनी इस तरह से एक्शन दिखाती रहेगी, और जितनी बार ये वाइब्रेट होगी उतनी बार ये किससे स्ट्राइक होती रहेगी? एनविल से। ये एनविल से टकराती रहेगी, ठीक है। और एनविल से टकराते टकराते ये आगे की तरफ स्टिरअप से टकराएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीनों बोन्स आपस में इस तरह का मैकेनिज्म शो करती है कि जैसे ईयर ड्रम वाइब्रेट होता है तो अपना वाइब्रेशन हैमर पे जाता है। हैमर किससे कांटेक्ट में आती है? एनविल के। एनविल के एक एंड से हैमर टकराती है तो एनविल वाइब्रेट होती है और वो अपने वाइब्रेशंस को कहाँ पास करती है? स्टिरअप पे करती है। और स्टिरअप आपका किससे कनेक्ट होता है? सेमी सर्कुलर कैनाल, जिसे हम कॉक्लिया कहते हैं। और ये जो वाइब्रेशन है धीरे धीरे इस कॉक्लिया में जाते हैं और कॉक्लिया इस वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल से ये वाइब्रेशन से इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल यानी ये जो सेंसेशन है ये सीधा कहाँ भेज देता है? हमारे ब्रेन नर्व पे। और ये जो नर्व होते हैं, ठीक है, ऑर्डिनरी नर्व कहा जाता है क्योंकि ये सुनने वाले सिग्नल को भेज रहा है ना, एक साउंड भेज रहा है। तो ये जो ऑर्डिनरी नर्व है वो उस सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचा देती है और हमारा ब्रेन ये समझ लेता है कि सामने वाला क्या बोल रहा है हमें, या हम किस तरह की आवाज़ को सेंस कर रहे हैं। तो ये एक इन्फॉर्मेशन बन के हमारी ब्रेन तक चला जाता है, जो कि काफ़ी सिंपल है। आपको मिडिल ईयर में आने वाली बोन्स के नाम याद होने चाहिए, हैमर, एनविल और स्टिरअप, ठीक है। और ये जो 3 बोन्स होती हैं अपनी शेप के अकॉर्डिंग और कलेक्टिवली इन्हें हम ऑसिलर्स कहते हैं। इनका मतलब तीनों का मिक्स नेम है ये, जिसमें तीनों बोन इंक्लूड हो जाती है। और ये इनर ईयर की बात करेंगे हम तो यहाँ पर कॉक्लिया और सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं, ठीक है, जो फाइनली उस सेंसरी न्यूरॉन्स जो लिखा है यहाँ पर, सेंसरी न्यूरॉन्स मतलब वो जो सिग्नल को कैरी करके ब्रेन तक ले जाते हैं, ठीक है। तो वो कहाँ से ले जाते हैं? ऑर्डिनरी नर्व से, यानी वो जो कॉक्लिया है, कॉक्लिया के बाद सीधा सिग्नल ब्रेन की ओर चला जाता है। तो यहाँ पर एक फ्लो चार्ट के रूप में आपको समझाया गया है, जैसे कि पिन्ना साउंड कलेक्ट कर रहा है अपनी सराउंडिंग से और ईयर ड्रम पे जा रहा है। फिर ईयर ड्रम के बाद जैसे ये ईयर ड्रम से टकराएगा
तो ईयर ड्रम वाइब्रेट हो जाएगा। ईयर ड्रम के वाइब्रेट होने से तीनों बोन्स हैमर, एनुअल, स्टिरअप जो आपस में कनेक्ट है, ये उस वाइब्रेशन को गेन करेगी और उसको एम्पलीफाई कर देगी, यानी उसमें से जो एक्स्ट्रा एटमॉस्फेयर के कारण जो नॉइस वगैरह ऐड हुई उसे हटा देगी, है ना, और प्योर सिग्नल कैरी करती जाएगी। कॉकलिया जो होता है वो इस एम्पलीफाइड वाइब्रेशन को लेता है तीनों बोन्स से, और सेंसिटिव हेयर्स जैसी स्ट्रक्चर अंदर होती है। जैसे हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में देखा था ना, विलीज जैसी स्ट्रक्चर होती है, वैसे यहाँ पर भी ऐसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं अंदर, और वो उसे नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे हमारा ब्रेन समझता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी कह सकते हैं। द नर्व इम्पल्स क्या करते हैं, वो कैरी करके ले जाते हैं। नर्व इम्पल्स यानी कि जो न्यूरॉन्स होते हैं, कुछ ऐसी सेल्स होती हैं हमारी बॉडी में जो हमारे सिग्नल्स को या जो मैसेज आ रहा है उसे कैरी करके ब्रेन तक ले जाती हैं। तो ये जो नर्व इम्पल्स होते हैं ये कैरी कर लिए जाते हैं और ये ब्रेन तक ये ऑर्डिनरी नर्व के थ्रू ये सिग्नल्स पहुंच जाते हैं, जो भी हमने सुना है या जो भी वाइब्रेशन से जो कॉकलिया से आए हैं। सो ब्रेन कन्वर्ट्स इम्पल्स टू द स्पेसिफिक साउंड, और वो जो इम्पल्स है या इलेक्ट्रिक सिग्नल टाइप जो सेंसेशन है उसको ब्रेन समझ के साउंड में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड, क्योंकि हम हर टाइप का साउंड नहीं सुन सकते। साउंड सुनने के लिए भी हमारे ईयर्स के पास एक रेंज अलॉट हुई है कि हमारे ईयर्स इसी साउंड को सेंस कर सकते हैं या सुन सकते हैं, इससे ज़्यादा कम को नहीं सुन सकते। तो हमारे ईयर सिर्फ 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साउंड को ही सुन सकते हैं, जिसे हम ऑडिबल रेंज कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे ईयर कितनी फ्रीक्वेंसी के साउंड को सुन सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के साउंड को ही सुन सकते हैं, और जो साउंड हम सुन सकते हैं तो वो हमारे लिए ऑडिबल है, इसीलिए हम ऐसे साउंड को ऑडिबल साउंड कहते हैं। जबकि ऐसे सिग्नल जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है, ठीक है, यानी हमारी सुनने की जो क्षमता है 20 to 20,000 हर्ट्ज यानी 20 हर्ट्ज से कम है, उसे हम इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं। जबकि 20,000 से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वालों को हम अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। तो साउंड रेंज 3 टाइप में डिसाइड हुई है, इंफ्रासोनिक, ऑडिबल रेंज और अल्ट्रासोनिक। ऑडिबल मतलब 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज जिसे हम सुन सकते हैं, हमारे ईयर सुन सकते हैं, और 20 हर्ट्ज से कम वाला इंफ्रासोनिक साउंड कहलाता है, और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा वाला अल्ट्रासोनिक साउंड कहलाता है। अब जैसे राइनासोरस जो कम्युनिकेशन करते हैं वो इंफ्रासोनिक साउंड में करते हैं, मतलब जो हमें सुनाई नहीं देता, लेकिन राइनासोरस आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन जो करते हैं या अपना जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो सिर्फ 5 हर्ट्ज का होता है, जो कि हम नहीं सुन सकते क्योंकि हमारी ऑडिबल रेंज 20 हर्ट्ज से स्टार्ट होती है। तो वो इंफ्रासोनिक लैंग्वेज में आपस में बात करते हैं। उसी तरह एलिफेंट्स या वेल्स जो होती है उनकी भी आवाज़ हमें नहीं सुनाई देती है। तो एलिफेंट जब चुपचाप खड़े होते हैं तो हमें लगता है कि नॉर्मली वो चुप है, बट एक्चुअल आपस में एलिफेंट्स इंफ्रासोनिक साउंड में बात करते हैं। अर्थक्वेक जो प्रोड्यूस होता है वो लो फ्रीक्वेंसी का होगा तो इंफ्रासोनिक साउंड होगा, मतलब जो बड़ी बड़ी शॉक वेव्स जनरेट होती हैं उससे पहले अर्थक्वेक की जो फ्रीक्वेंसी होती है बहुत कम होती है, जिसके कारण हम पता नहीं लगा पाते कि अर्थक्वेक आने वाला है। तो जब भी बड़ी बड़ी शॉक वेव्स आएगा उससे पहले जो वाइब्रेशन चलेगा वो इंफ्रासोनिक से ही शुरुआत होती है। ठीक है, और साउंड व्हेन हर्ड बाय एनिमल्स मेक देम अलर्ट एंड दे शोज अ एबनॉर्मल बिहेवियर। और आपने देखा होगा कि जब ये जो इंफ्रासोनिक वेव फॉर्म है जिसे हम नहीं सुन पाते, इंफ्रासोनिक साउंड को हम नहीं सुन पाते भूकंप आने से पहले, उसे एनिमल बहुत जल्दी सेंस कर लेते हैं और जिसके कारण एनिमल का बिहेवियर चेंज हो जाता है। जैसे वाटर में आने वाली सुनामी वगैरह, इनके जो पहले जो वाइब्रेशन आते हैं जिसे हम सेंस नहीं कर पाते उसे अंदर व्हेल पहले सेंस कर लेती है, फिशेस पहले सेंस कर लेती है। यहाँ पर राइनासोरस, एलिफेंट्स, इन सब के बिहेवियर में चेंजेस आते हैं क्योंकि इन्हें वो वाइब्रेशंस के सेंसेशन हमसे पहले हो जाते हैं। नाउ इनऑडिबल साउंड्स हैविंग फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000। इनऑडिबल हमें किसे कहा है जो हम नहीं सुन सकते, जिसे हम 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा मानते हैं, जिसे हम अल्ट्रासोनिक साउंड भी कहते हैं। तो अल्ट्रासोनिक भी कुछ एनिमल्स सेंस कर लेते हैं जिसे हम नहीं कर सकते।
तो जैसे कि डॉल्फिन्स है, बैट, चमगादड़ के बारे में आपने सुना होगा कि रात के समय वो अपना शिकार कैसे करती हैं। तो वो अपने अल्ट्रासोनिक साउंड रेडिएशन को जब दूर दूर फैलाती है तो वो अल्ट्रासोनिक साउंड जिस भी शिकार से आसपास कोई भी एनिमल होता है उससे टकरा के वापस आता है। तो इससे उसे ये पता चल जाता है कि उसी का साउंड जब रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रहा है तो वो किस डायरेक्शन से आ रहा है, और फिर वो उसी डायरेक्शन में जाकर अपना शिकार ढूंढती हैं। तो बर्ड्स जो होती हैं ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट कर लेती है अंधेरे में भी, अपने शिकार को भी, और इस तरह से अल्ट्रासोनिक साउंड की हेल्प से। उसी तरह ओशियंस के अंदर भी डॉल्फिन्स जो होती हैं वो भी अपने शिकार को अल्ट्रासोनिक साउंड से पता लगा लेती हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि जो डॉग्स होते हैं वो भी 40,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। इसलिए हमारे पैरों की हल्की सी आहट से भी डॉग्स को पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो ऑडिबल रेंज है वो 40,000 हर्ट्ज है, जितना हम नहीं सुन सकते, हमारी फाइनल 20,000 हर्ट्ज है। तो वो जो 40,000 हर्ट्ज को भी सुन सकते हैं, तो एक स्पेशल विसल बनाई गई थी उनके लिए। उस विसल को गैल्टोन विसल कहा जाता है, जो गैल्टोन नाम के साइंटिस्ट ने बनाई थी। ठीक है, और ये विसल ऐसी होती है जो अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करती है, यानी कि ये 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा बनाई जाती है। तो जो पुलिस फोर्स में जो कुछ डॉग्स का यूज़ किया जाता है ना, किसी भी क्रिमिनल को पता करने के लिए या कोई ऐसी संदिग्ध कोई चीज़ों का पता करने के लिए, तो उसके लिए हम उन डॉग्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। और जब ये विसल बजाई जाती है तो इस विसल को सिर्फ वो डॉग्स ही सुन सकते हैं, कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं सुन सकता। तो इस तरह से हम जो पुलिस डिपार्टमेंट होता है वो अपने डॉग्स को भी सिग्नल भेजकर इंक्वायरी करवा सकते हैं, और वो सिग्नल किसी और या क्रिमिनल्स तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वो गैल्टोन विसल से प्रोड्यूस किया जाता है। मतलब वो एक अल्ट्रासोनिक साउंड होता है जो सिर्फ और सिर्फ डॉग्स सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं मशीन के अंदर अल्ट्रासोनिक साउंड की, यहाँ पर हम नॉइस और म्यूज़िक के बारे में पढ़ेंगे अब। तो हम अलग अलग साउंड सुनते हैं हमारे सराउंडिंग में, जैसे कि मशीन्स का आवाज़ सुनते हैं फैक्ट्री में, लाउड स्पीकर किसी फंक्शन के दौरान उसकी आवाज़ सुनते हैं, किसी व्हीकल की आवाज़ सुनते हैं, एनिमल्स की आवाज़ सुनते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमारे माइंड पे एक इफ़ेक्ट डालती है। इसमें से कुछ साउंड ऐसे होते हैं जो अनवांटेड और अनप्लेजेंट होते हैं, जो काफ़ी तेज़ होते हैं और जो हमें पसंद नहीं है। तो ऐसे अनवांटेड साउंड हमारे लिए नॉइस कहलाते हैं, जिन्हें हम पसंद नहीं करते। ठीक है, तो लॉन्ग एक्सपोजर टू नॉइस लीड्स टू अ सीरियस हेल्थ हैज़ार्ड, और इन्हें लगातार सुनते रहने से हमारी हेल्थ पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। जो साउंड म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कि सितार, पियानो, गिटार, ये बड़ा प्लीजेंट साउंड होता है, और जो कि इसका भी इफ़ेक्ट हमारे ईयर और माइंड पर पड़ता है। बट इसके कारण जो जनरली डिप्रेशन या टेंशन दूर होता है और इसके कारण कोई हेल्थ हैज़ार्ड क्रिएट नहीं होता, इससे साउंड को हम म्यूज़िक कहते हैं। यानी जो अनवांटेड है और जिसके कारण हेल्थ हैज़ार्ड्स क्रिएट होते हैं वो नॉइस कहलाता है, और जो प्लीजेंट है, सुनने में अच्छा लग रहा है, हेल्थ हैज़ार्ड क्रिएट नहीं होते हैं, जिसे हम म्यूज़िक कहते हैं। तो मेन डिफरेंस क्या है म्यूज़िक और नॉइस का, कि जो रेगुलर और पीरियोडिक वाइब्रेशन प्रोड्यूस किए जा रहे हैं नॉइस के, वो म्यूज़िक के अंदर किए जाते हैं, जबकि इरेगुलर और नॉन पीरियोडिक वाइब्रेशन जो हमें अच्छे नहीं लगते सुनना, जिसकी फ्रीक्वेंसी बार बार चेंज होती रहती है, तो ऐसे साउंड हमें नॉइस लगते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे। तो जब भी हम किसी इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं तो हमने देखा है वो एक प्लीजेंट साउंड प्रोड्यूस करता है। तो ऐसे ही अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो अलग अलग टाइप के साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ 5 टाइप के इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे। जैसे कि स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, जहाँ पर एक स्ट्रिंग यानी कि धागे को स्ट्रेच करके रखा जाता है और उसमें वो जो स्ट्रिंग है उसे वाइब्रेट किया जाता है और उससे बहुत प्लीजेंट साउंड प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे गिटार, वीणा, सितार, वायलिन। ठीक है, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट के, जिसमें स्ट्रिंग को प्लग किया जाता है और फिर वो स्ट्रक करते हैं आपस में और बो से स्ट्रक करते हैं और एक प्लीजेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं। नाउ विंड इंस्ट्रूमेंट मतलब जो एयर प्रेशर से वाइब्रेशन क्रिएट किए जाते हैं। तो जनरली ये एक तरह की पाइप ही होती है जिसके अंदर एयर
प्रेशर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि कुछ एग्जाम्पल है, शहनाई है, फ्लूट है, ठीक है, और ये बल्ग है, सैक्सोफोन है, ट्रम्पेट है, ठीक है, नादास्वरम है। ठीक है, तो ये इस तरह के एग्जाम्पल है जो जिसमें आप एयर के थ्रू, एयर प्रेशर से, और ये जो होल्स होते हैं जिसमें से एयर बाहर आती है, या आगे की तरफ इसका जो फेस आपको ब्रॉड दिखाई दे रहा है जैसे शहनाई का, ट्रम्पेट का, ठीक है, ये अंदर वाइब्रेशन क्रिएट करते हुए आगे की तरफ फेस ज़्यादा होने से ये दूर दूर तक साउंड पहुंचाते हैं और बहुत प्रेजेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, परकशन इंस्ट्रूमेंट मतलब जिसमें एक वाइब्रेटिंग स्क्रीन होती है जो टाइट की जाती है और जिसके ऊपर हम प्रेशर देके उस स्क्रीन में वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, और इसे हम परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। ठीक है, जैसे ड्रम है, तबला है, ठीक, ढोलक है, तो ये सब मृदंगम है, ये सब परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। दूसरा है रीड इंस्ट्रूमेंट्स। रीड इंस्ट्रूमेंट मतलब ऐसे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे कि हारमोनियम है, माउथ ऑर्गन है, ठीक है, जो रीड इंस्ट्रूमेंट है जिसमें मेटल की रीड लगी होती है जो साउंड प्रोड्यूस करती है, और जिसमें हम एयर ब्लो करते हैं तब उसके अंदर से साउंड आता है, जैसे कि ये हारमोनियम दिख रहा है, माउथ ऑर्गन दिख रहा है। ठीक है, फिर घन वाद्य। घन वाद्य का मतलब होता है ऐसे इंस्ट्रूमेंट जैसे कि मंजीरा है, जल तरंग है, घटम है, ठीक है, घटम मतलब मटकी, ये मिट्टी का घड़ा, और करताल है। ये सिंपली बीटन बाय स्ट्रक जिन्हें हम आपस में पीट कर ही साउंड प्रोड्यूस कर लेते हैं, जैसे दो मंजूरे को बजाए जाते हैं। करताल भी आपस में एक दूसरे से स्ट्राइक करके साउंड प्रोड्यूस किया जाता है। जल तरंग में भी हमारे हाथ में पेंसिल या कोई स्टिक होनी चाहिए जिससे हम वो वाटर बाउल्स को स्ट्राइक करते हुए साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ये घटम है, घटम में भी हम डायरेक्ट अपने हैंड से या स्टिक से इसे टकरा कर स्ट्राइक करके साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये सब म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के थे। अब हम बात करते हैं कुछ नॉइस के बारे में। जैसे आपने देखा कि कुछ अनवांटेड साउंड्स होते हैं जो हमारे ईयर ज़्यादा टाइम तक सुने तो हेल्थ हैज़ार्ड हो जाते हैं, तो ऐसे साउंड्स को हम नॉइस कहते हैं। और नॉइस पॉल्यूशन क्या होता है, यानी कि जो नॉइस अलग अलग सोर्सेज से जनरेट होता है और वो कंटिन्यूसली हमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है और डिस्कम्फर्ट प्रोवाइड करता है पूरे एनवायरनमेंट को, उससे हम कहते हैं नॉइस पॉल्यूशन। और जो 90 dB या 90 dB से ज़्यादा वाला जो साउंड होता है वो हमेशा नॉइस पॉल्यूशन ही कहलाता है, जो कि लॉन्ग टाइम तक सुनने से नॉइस पॉल्यूशन का कारण भी बनता है और हेल्थ हैज़ार्ड भी क्रिएट करता है। तो यहाँ पर कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट के बारे में देखेंगे कि इससे नर्वस टेंशन या इरिटेशन होता है। ठीक है, ईयर एक मतलब कानों में दर्द होता है, हेडेक मतलब सिर में दर्द होता है, और हाई ब्लड प्रेशर भी इसके कारण होता है। दूसरा है कंसंट्रेशन कम होता है वर्क और स्टडी में, यानी कि ज़्यादा तेज़ आवाज़ से हमारा कंसंट्रेशन लॉस होता है। और तीसरा है लाउड म्यूज़िक ड्यूरिंग द नाइट डिस्टर्ब आवर स्लीप, जिसके कारण अनिद्रा यानी नींद ढंग से नहीं आती है। अगला है प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू हाई लेवल ऑफ नॉइस एंड कैन इफेक्ट द ईयर ड्रम, और बहुत ज़्यादा तेज़ हाई प्रेशर के नॉइस को सुनने से हमारे जो ईयर ड्रम यानी कान के पर्दे होते हैं वो धीरे धीरे लूज़ हो जाते हैं और धीरे धीरे टेम्परेरी हमें ऊंचा सुनाई देता है, और वो चीज़ टेम्परेरी होते होते परमानेंट हो जाता है, और परमानेंट हमारे हियरिंग लॉस हो जाते हैं, यानी कि हमारा सुनना बंद हो जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ पर्सन को ऊंचा सुनाई देता है तेज़ी से बोलने पर, या किसी को बहुत ही सुनना ही नहीं देता, सुनाई मतलब कान ही बंद हो जाते हैं, ईयर ड्रम लूज़ हो जाते हैं, तो वाइब्रेशन मैकेनिज्म काम नहीं करता। ठीक है, जिसके लिए कान की मशीन भी लगाई जाती है। अब नॉइज़ पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो जो भी ऐसे अनवांटेड सोर्स है जहाँ से नॉइज़ प्रोड्यूस हो रहा है उसे आपको ऑब्वियसली कम करना चाहिए। तो ऑटोमोबाइल है, उसके अंदर साइलेंसर और सॉफ्ट हॉर्न फिट होने चाहिए, ज़्यादा तेज़ नॉइज़ वाले हॉर्न नहीं होने चाहिए। साइलेंसर से क्या होता है, जो धुआं निकलता है और जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो कम होता है। ठीक है, मोटर और व्हीकल के जो हॉर्न होते हैं उन्हें अननेसेसरीली नहीं बजाना चाहिए, जब रिक्वायर हो तभी बजाइए, अदरवाइज़ वो नॉइज़ पॉल्यूशन का एक कारण है। ठीक है, और साइलेंट जोन के आसपास जैसे कोई हॉस्पिटल वाला एरिया है, स्कूल्स एरिया है, वहाँ पर हमें ज़्यादातर हॉर्न नहीं बजाना चाहिए।
रेडियो, टेलीविज़न और स्टीरियो सिस्टम ये बहुत तेज़ी से नहीं बजाना चाहिए। जितना हम नॉर्मली सुन सकते हैं उतनी ही वॉइस इसमें रखना चाहिए। नाउ एयरपोर्ट्स या नॉइस मेकिंग फैक्ट्रीज और ये सब जो भी है ये सिटी से दूर होने चाहिए, रेजिडेंशियल एरिया से दूर होना चाहिए, क्योंकि लोगों के घरों के आसपास होगा तो उसका उसके कानों पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। लाउड स्पीकर का जो यूज़ है वो सोशल और रिलीजियस फंक्शन के लिए ही करना चाहिए, लेकिन एक सीमित समय के लिए, यानी कि या तो बहुत ज़्यादा अननेसेसरी है, रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, और अगर रिक्वायर्ड है तो एक इसका भी टाइम लिमिट फिक्स होना चाहिए, उससे ज़्यादा इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट प्ले लाउड म्यूज़िक इन कार एंड अदर व्हीकल वाइल ड्राइविंग, जिसके कारण हमारा कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है, क्योंकि ड्राइव करते समय हमें ज़्यादातर कंसंट्रेशन सामने होना चाहिए, तो ज़्यादा तेज़ आवाज़ का कोई म्यूज़िक सुनने से हमारा कंसंट्रेशन लॉस होता है। मशीन शुड बी मेंटेन इन द गुड कंडीशन टू रिड्यूस इंडस्ट्री नॉइज़ पॉल्यूशन, और इंडस्ट्री में यूज़ होने वाली सारी मशीन के अंदर प्रॉपर ल्यूब्रिकेंट्स डालने चाहिए, उसके कारण उनके पार्ट्स के बीच में जो होने वाला आवाज़ है या शोर है वो नॉइज़ पॉल्यूशन का कारण न बने। फायर क्रैकर्स नहीं बर्स्ट करना चाहिए, यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके कारण भी लाउड नॉइज़ प्रोड्यूस होती है और नॉइज़ पॉल्यूशन का एक कारण है। अब लास्ट में हम नॉइज़ और म्यूज़िक को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो नॉइज़ क्या होता है, एक अनप्लीजेंट इफेक्ट होता है जिसका ईयर्स और हमारे माइंड पर, और म्यूज़िक से एक प्लीजेंट इफेक्ट पड़ता है ईयर्स और माइंड पर, ठीक है। नॉइज़ इरेगुलर और नॉन पीरियडिक वाइब्रेशन है, जबकि म्यूज़िक एक रेगुलर और पीरियडिक वाइब्रेशंस होते हैं। नॉइज़ का वेव फॉर्म से आप देख सकते हैं इसकी वेव फॉर्म्स इरेगुलर होती है, यानी कभी इसकी पिच और एम्पलीट्यूड एक जैसा नहीं होता, जबकि जो रेगुलर वेव फॉर्म्स है वो इस तरह से बनाई जाती है, सेम फ्रीक्वेंसी और पिच की होती है। हेल्थ हैज़ार्ड जो होता है वो नॉइज़ से ज़्यादा हो सकता है, और जबकि म्यूज़िक से जो होता है वो हेल्थ हैज़ार्ड नहीं होता। अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, जिसमें हियरिंग इम्पेयरमेंट गिवन है। हियरिंग इम्पेयरमेंट मतलब क्या, जब कोई पर्सन है जिसकी हियरिंग एबिलिटी पूरी तरह से लॉस हो जाए, यानी कि वो सुन नहीं सके या ऊंचा सुनता हो, ठीक है, तो उसे हम हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन कहेंगे, यानी कि बहरा, जिसे सुनाई नहीं देता हो। तो कई रीजंस होते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट के, जैसे कुछ पीपल जन्म से ही बहुत कम सुनने वाले होते हैं, ये ऐसी प्रॉब्लम उनके अंदर होता है, तो ऐसे लोगों को, या जन्म से ही जो बहरे होते हैं जिन्हें हम टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट कहते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो जन्म से ही बहरे होते हैं या हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है उन्हें हम डीफ कहते हैं, यानी कि डीफ मतलब बहरा, जो मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ। डीफ पीपल ऑफन यूज अ साइन लैंग्वेज, और इन्हें बचपन से ही साइन लैंग्वेज सिखाई जाती है ताकि ये अपने आसपास के लोगों से कम्युनिकेट कर सके और अपने जो थॉट्स, आइडिया, वो जो भी चाहते हैं कम्युनिकेशन के थ्रू, ये जो साइन लैंग्वेज के थ्रू बता सकें, ठीक है। जबकि पार्शियल हियरिंग लॉस जो होता है वो बीमारी के कारण या ईयर इन्फेक्शन के कारण या इंजरी या ओल्ड एज के कारण या नॉइज़ पॉल्यूशन के कारण होता है। यानी कि कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिनका हियरिंग जो एबिलिटी है वो बचपन से तो बहुत अच्छी है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं उनका हियरिंग लॉस होता जा रहा है। पार्शियली मतलब थोड़ा थोड़ा उनको ऊंचा सुनाई देने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, या तो लगातार कोई नॉइज़ पॉल्यूशन में है, या फिर उन्हें कोई ईयर इन्फेक्शन हुआ है, कोई चोट लगी है, एज के साथ भी ऐसा होता है, या फिर लगातार जो म्यूज़िक सुनते हैं, ठीक है, या लगातार जो फैक्ट्री में तेज़ आवाज़ में काम करते रहते हैं, ऐसे लोगों को हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है, ठीक है। और ये ठीक से नहीं सुन पाते, इन्हें ऊंचा सुनाई देता है, और टेक्नोलॉजिकल इनके लिए एक डिवाइस बनी है जिन्हें हम जो हियरिंग इम्पेयरमेंट को दूर कर सकती है, और वो मशीन लगाकर, वो मशीन क्या करती है, आसपास से साउंड जो कलेक्ट किया है उसका एम्पलीट्यूड थोड़ा सा बढ़ा देती है, ताकि वो ईयर के अंदर तक जाते जाते इन्हें ऊंचा सुनाई देता था, इनको प्रॉब्लम आती थी, वो चीज़ मशीन रिजॉल्व कर लेती है। मशीन उस साउंड की क्वालिटी को बढ़ा देती है ताकि वो आसानी से सुन सके। नाउ योर चैप्टर इज़ ओवर। थैंक यू।